कमल जी वेलकम। नमस्कार। और एनडीएमए की तरफ से आपका बहुत वेलकम। आज हम लोग यहाँ जिनीवा में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। पीछे लेक जिनीवा का नज़ारा है जी। और यहाँ हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के पास एसआरएसजी जो इंडिया के एसआरएसजी हैं, मिस्टर कमल किशोर, वो यहाँ पर एसआरएसजी अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ 1 मिनट में आप अपने बारे में बताइए कि ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर और क्यों आप आए हैं। देखिए, मेरा नाम कमल किशोर। मैं अभी 6 महीने पहले यहाँ आया हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदाओं के जोखिम के न्यूनीकरण के लिए एक संस्था है। मैं उसका यहाँ प्रमुख हूँ और इसके साथ साथ मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं श्री एंटोनियो गुटेरेस, मैं उनका विशेष प्रतिनिधि हूँ इस विषय में, आपदा न्यूनीकरण के संबंध में। तो ऐसी क्या और भी यूएन में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? तो अलग अलग विषयों पर होती हैं, जैसे जल संसाधन के संदर्भ में, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में, ऐसे अलग अलग विषयों पर संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग संस्थाएं होती हैं। मैं जिस संस्था में काम करता हूं, ये खास करके आपदाओं के जोखिम को कम करने की तरफ काम करती है और मैं इसका प्रमुख हूँ। तो यूएनडीआरआर मतलब यूएन डिजास्टर रिस्क, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अच्छा, तो आप किसके आपके बॉस कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल आपके बॉस हैं? जी जी। तो आप डायरेक्टली उनके साथ काम करते जी हैं? जी जी। तो वो आपसे किस तरह की चीज़ों की रिक्वेस्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, 2015 में 3 फ्रेमवर्क्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर जो पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, संयुक्त राष्ट्र के जो 193 देश हैं, सबकी उन पर सहमति हुई थी। तो उसमें से पहला था कि हम कैसे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करें, जिसको हम सेंदाई फ्रेमवर्क बोलते हैं। और दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि कैसे हम विकास की गति को और तेज करें हर क्षेत्र में। और तीसरा था पेरिस एग्रीमेंट, की जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को हम कैसे कम करें, जलवायु परिवर्तन की जो दिशा है उसको कैसे हम एक नया आयाम दें, उसको रोकें, ताकि उससे होने वाले बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, वो कहते हैं कि ये तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम नहीं करेंगे तो हम अपने विकास के लक्ष्यों को नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइमेट पे काम कैसे हो सकेगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए उनका जो हमारी संस्था को खास निर्देश ये है कि हम सभी देशों के साथ, देशों की सरकारों के साथ, देशों के जो तकनीकी संस्थान हैं उनके साथ, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ मिल करके ऐसे काम करें कि दुनिया भर में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, चाहे वो जान की हानि हो या जीविकाओं की। अच्छा, तो इसमें जीविका की आपने बात कही, तो जीविका का जो नज़रिया है उससे अगर आजकल बड़ा चर्चा में रहता है हीट वेव, तो हीट वेव मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो हीट आ गई। तो इसके बारे में बहुत गहन चर्चा सुनने में आई होती रहती है, तो ऐसा क्यों है, क्या कहानी है? देखिए, ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन से जो हीट वेव या ग्रीष्म लहर की जो घटनाएं हैं वो और अधिक बढ़ती जा रही हैं। भारत में ही देखें तो पिछले 15 साल पहले हम कहते थे देश के 8 या 9 राज्य जो हैं वो ग्रीष्म लहर से प्रभावित होते हैं, हीट वेव से प्रभावित होते हैं। अभी उनकी संख्या करीब 23 हो गई है और ये खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से, उसकी वजह से और भी जो वायुमंडल में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, समुद्र में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, हमारे ज़मीन पे जो प्रक्रिया हो रही है, उसकी वजह से हीट वेव की संख्या बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और वो ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पहले नहीं होती थी। और इन सब का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो है ही, लोगों की जानें जाती हैं, लोग बीमार होते हैं, पर इसके जो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर्स हैं सब में प्रभाव पड़ता है। जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कृषि के क्षेत्र में इसमें प्रभाव पड़ता है, जल संसाधनों का जो उसको मैनेज करने की प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और
पर्यटन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए एक सोची समझी एक प्रणाली तैयार करनी होगी जो कि सिर्फ अगले साल या अगली गर्मियों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक हमारे लिए कारगर साबित हो सके। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो कैसे हम अपने भवनों को, अपने मकानों को और ऐसा बनाएं जिससे कि गर्मियों के समय में वो ठंडे रह सकें और गर्मी का प्रभाव कम पड़ सके। जो पारंपरिक भारत की खास करके जो भवन बनाने की प्रणाली है, जो अगर आप राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, तो वो भवन ऐसे बनाए जाते थे कि गर्मियों के दिन में वो ठंडे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी परंपरा को भूल करके शीशे के मकान बनाने लगे हैं। हम सोचते हैं कि हम शीशे का मकान बनाएंगे, उसमें एयर कंडीशनर लगा देंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या को और जटिल बनाता है। तो हम अभी सभी देशों के साथ, भारत के साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं कि कैसे हम हीट वेव को टैकल करने के लिए एक दूरकालीन एक प्रणाली बनाएं और मिलकर इस पे काम करें। तो हमारे साउथ एशिया में और कौन कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको ये प्रॉब्लम है हीट की? ये तो सब जगह है। अगर हम श्रीलंका देखें, वहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता ज़्यादा होती है। हालांकि तापमान वहाँ 50 के ऊपर, 45 के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन गर्मी और साथ साथ उमस, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से वहाँ बहुत होता है प्रभाव। मालदीव्स, अभी जो तराई के इलाके हैं नेपाल के, वहाँ तराई के इलाके भूटान के हैं, वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों पे इसका प्रभाव है। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ वहीं नहीं है, मिडिल ईस्ट के हमारे जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सब जगह है, अफ्रीका के देश हैं, और अभी तो स्थिति ये आ गई है कि यूरोप के देश, हम यहाँ आज बैठे हैं सर्दी के दिनों में जिनीवा में, लेकिन अगर यहाँ आप अगस्त के महीने में आए तो यहाँ के भवन तो इस तरीके से बनाए ही नहीं गए हैं कि कैसे हम गर्मी का सामना करें। तो यहाँ तो 35 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाए तो हाहाकार मचने लगता है। लेकिन इसको हमें इसके लिए एक दूरकालीन, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है। जी बिल्कुल। तो आपने हिमालय का मेंशन किया, तो हिमालय में ग्लेशियर है, उनको क्या असर पड़ रहा है इसका? देखिए, काफ़ी ऊंचाई पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारे यहाँ बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स हैं, झीलें हैं। का जो है ग्रीष्म लहर की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनका दायरा बढ़ रहा है, और उनका जब दायरा बढ़ रहा है तो उनका जो है, उनका जो जिसको बोलते हैं आउटबर्स्ट, कि जो उसके नीचे ढलान की तरफ जो उसका तट है, उसका डिसइंटीग्रेशन होने की संभावना बढ़ती है, और इसकी वजह से नीचे बाढ़ आने की, और नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीचे जो हमारे गांव शहर हैं, उन पे प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ती है। इसको अंग्रेजी में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की जो संभावना है वो भारत में और भी जो ऐसे देश हैं जहां पर बड़े बड़े पर्वत हैं और ग्लेशियर लेक्स हैं, वहां पे इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की ज़रूरत है। साथ ही कैसे हम उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें, हाई ऑल्टीट्यूड पे रिटेंशन डैम बना करके। इस संदर्भ में पिछले कुछ सालों में भारत में काफ़ी काम हो रहा है। मेरे ख्याल से 2020 में एक भारत सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका बनाई गई थी। NDMA ने सिक्किम की 2 झीलों पे काम शुरू किया था, और अभी तो इसको कई दर्जनों झीलों पे एक साथ राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसी तरह का काम यहाँ जहाँ हम बात करें स्विट्जरलैंड में भी हो रहा है। तो मेरी संस्था की तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कैसे सभी देश एक दूसरे से मिल के काम करें, एक दूसरे से अपने जो अपनी अच्छी विधियां हैं, अपना जो अनुभव है वो साझा करें, ताकि हम ये कोई किसी एक देश की, विकसित देश की या विकासशील देश की समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है, और इसमें ज़रूरी ये है कि हम सब मिल के काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। तो ऐसी कोई आपदा है जिस पे इंडिया ने काफ़ी कंट्रोल किया हो? कंट्रोल मतलब उसका मिटिगेशन कर पाया हो, रिस्क रिडक्शन कर पाया हो, जो बाहर के दूसरे देश हमसे सीख सकते हैं? पूरी दुनिया जानती है कि पिछले करीब 15-20 सालों में भारत ने जो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन पे काम किया है वो बहुत ही उदाहरणीय है। कई बार इस बात की चर्चा होती है कि 1999 में जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था तो
करीब 10,000 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद 2013 में जब साइक्लोन फाइलिन आया, करीब करीब उतनी ही गति का, उतनी ही तीव्रता का, उसमें मेरे ख्याल से 1 दर्जन जाने या गई। हम तो चाहते हैं कि शून्य रहे मृत्यु दर, लेकिन करीब 98%, 96% मृत्यु दर कम की है। और ये साइक्लोन फाइलिन में 2013 में नहीं, हर साल हम देख रहे हैं कि जब भी चक्रवात आता है भारत में, चाहे वो पूर्वी तट पे हो या पश्चिमी तट पे हो, जान का नुकसान कम होता है, क्योंकि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बहुत प्रबल हुआ है, लोगों का उसमें विश्वास बढ़ा है। इसके साथ साथ सामुदायिक स्तर पे, हर गांव के स्तर पे, हर कस्बे के स्तर पे, हर शहर के स्तर पे हमारी तैयारी बढ़ी है कि जब हमें अर्ली वार्निंग मिले तो हमें करना क्या है। अच्छा, तो आप एक एक एग्जाम्पल दीजिए साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से, जहाँ किसी भी देश ने किसी एक आपदा पे बहुत अच्छा काम किया। देखिए, साउथ अमेरिका में सबसे जो मुझे उदाहरणीय काम लगता है वो लगता है चिले का। चिले में 1960 में एक भूकंप आया था, उसकी तीव्रता मेरे ख्याल से रिक्टर स्केल पे 9 के आसपास थी। वो मानवता ने, जब से हमने ये भूकंप का, अर्थक्वेक्स का रिकॉर्ड साइंटिफिक तरीके से करना शुरू किया है, मानवता ने उससे बड़ा भूकंप ना उसके पहले देखा है ना उसके बाद में देखा है, और उसमें बहुत बहुत क्षति हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बिल्डिंग बायलॉज इम्प्रूव किए, अपने बिल्डिंग बायलॉज के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव किया, इंजीनियर्स की कैपेसिटी बढ़ाई, जो छात्र सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं उनके जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर सुधार लाए, ताकि हर एक इंजीनियर को भूकंप रोधी घर कैसे बनाना है इसके बारे में जानकारी हो, इसकी तकनीकी जानकारी हो, और इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता हो, ताकि लोग इसकी मांग करें कि अगर मैं घर खरीद रहा हूं तो मुझे सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि बाथरूम में कैसे नल लगे हैं, मुझे इस बात की भी चिंता है कि ये घर भूकंप रोधी है कि नहीं। इसका प्रभाव 50 साल बाद 2010 में जब भूकंप आया हाल ही, तो चिले में, हाँ। और बहुत तीव्रता का भूकंप आया और उसमें बहुत कम नुकसान हुआ। तो 50 साल में उन्होंने उनका जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो उनके भवन हैं, चाहे वो आम आदमियों के घर हो या सरकारी भवन हो, उसमें इतना सुधार लाया कि अभी वहाँ भूकंप को झेलने की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। तो ये तो मैं हम ये पूछेंगे कि आप चिले, ताइवान और जापान के बीच में तीनों एक लेवल पे आ चुके हैं अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन? मैं कहूँगा तीनों एक लेवल पे आ चुके हैं, पर अगर हम ये देखें कि ताइवान, चाइनीज ताइपे और ये जो जापान है, ये 2 दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्री के जैसी है, लेकिन चिले अपर मिडिल इनकम कंट्री है। वो अभी भी उसकी गणना अधिकतर विकासशील देशों की तरह की जाती है। ये देखते हुए उनकी जो उपलब्धि है वो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, उदाहरणीय है। अच्छा, अफ्रीका में अफ्रीका में जो काम, अफ्रीका में एक सेंटर होता है नैरोबी में, जिसको बोलते हैं इगैड हुआ इंटरगवर्नमेंटल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट। इकपैक इज इगैड क्लाइमेट प्रेडिक्शन एंड एप्लीकेशन सेंटर। ये जो है सेंटर, ये नैरोबी में है, और इसमें कई देश जो हैं उस भाग के, अफ्रीका के उस भाग के इसके सदस्य हैं। और वहाँ पे जो काम उन्होंने सीजनल फोरकास्ट में किया है, जैसे हमारे यहाँ भारत में मॉनसून फोरकास्ट होती है, तो कैसे हम आने वाले सीजन का, आने वाले 3 महीने का, 6 महीने का मौसम का पूर्वानुमान लगाएं, और उस पूर्वानुमान को अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स मतलब जल संसाधन, कृषि, स्वास्थ्य, उनको ऐसे इस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो उसका इस्तेमाल कर पाएं, ताकि कृषि के क्षेत्र में जहां तक हो सके नुकसान कम किया जा सके और कहीं कहीं उसका फायदा भी उठाया जा सके। अगर ये फोरकास्ट है, मान लीजिए कि अगले 3 महीने में बारिश सामान्य से बहुत ज़्यादा होगी, तो आप आपकी कृषि की प्रणाली है, जो फसल आप उगाएंगे,
उसमें इस तरह का एडजस्टमेंट करें कि जो ज़्यादा पानी वाली क्रॉप्स हैं वो लगाएं, या अगर फोरकास्ट ये है कि वर्षा जो है सामान्य से बहुत कम होगी तो आप जो ड्राउट रेजिस्टेंट या जो सूखे से कम प्रभावित होती हैं वो वाली फसलें लगाएं। तो इस करके इस जो इकपैक का जो काम है वो काफ़ी सारे अफ्रीका के देशों ने अपनाया है? नहीं, सारे अफ्रीका के नहीं, ये अधिकतर ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब पूर्वी अफ्रीका के अधिकतर देश इसमें शामिल हैं। ओके, तो अब ये बताइए कि जो ये आपके यहाँ इस पोस्ट में आप SRSG में आपको दुनिया में कई जगह जाना पड़ता होगा, तो ऐसे कोई 3-4 उदाहरण बताइए जिन कंट्रीज़ में आप गए जहाँ आपने कोई नई चीज़ देखी हो। देखिए, पहला जो पिछले 6 महीनों में मैं करीब 20-21 देशों में गया हूँ, एक जो सबसे मेरे को जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, जापान में एक जगह है उसको नोटो पेनिनसुला बोलते हैं, और इस साल 1 जनवरी 2024 को वहाँ पे एक भूकंप और सुनामी आया, उससे काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद वहाँ पुनर्निर्माण का काम चल रहा है जिसको मैं देखने गया। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें हमारे एल्डरली लोग, वृद्ध लोग जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, उनका अनुपात बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनको कैसे, जहाँ उनका ओरिजिनल गांव था वहाँ से दूसरी जगह टेम्पररी शेल्टर में कैसे उनको एक साथ ले जाया गया, अच्छे घर, उनको खाली अच्छे घर ही नहीं उपलब्ध कराए गए, उन इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि कैसे उनका जो अपना सोशल स्ट्रक्चर है, उनका जो अपना सामाजिक दायरा है वो बना रहे, उनका मनोबल बना रहे। उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। तो मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ एक 85 वर्ष की महिला से बात करने का मौका मिला, और मुझे ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि उस उम्र में एक आपदा से प्रभावित होने के बावजूद भी वो बहुत ही आशावान थी। अच्छा। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का पूरा रिस्पॉन्स बहुत ही सहानुभूति से भरा हुआ, बहुत ही सेंसिटिव, उसमें संवेदनशीलता बहुत थी। तो कैसे हम अपने आपदा प्रबंधन के कामों को पीपल सेंट्रिक बनाएं, कैसे हम जो लोग हैं उनको आगे रखें, सिर्फ इसको टेक्निकल या पॉलिसी इशू ना बनाएं, पर एकदम ये जो आम लोगों पर केंद्रित हो, इसका मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगा। Any other example? Any other country? और दूसरा जो काम कुछ हमारे छोटे द्वीपीय देश कर रहे हैं, एंटीगा बारबुडा जैसे कैरिबियन में, उनकी जो प्रणाली है चक्रवात को से झेलने की, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। वो लोग खाली इवैक्यूएशन नहीं, कैसे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखें, कैसे उनके पावर सिस्टम्स जो है, बिजली की जो सप्लाई है वो जारी रहे, इस पे काम हो रहा है। काफ़ी कुछ उधर देखने को मिला है। ऐसे ही तंजानिया में मैंने देखा कि कैसे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उन्होंने मेरी संस्था की मदद से स्थापित किया, जहाँ पे सभी सेक्टर्स के लोग आ करके आने वाली आपदा का जो पूर्वानुमान है उसका सही से आकलन करते हैं और मिल करके उसको कैसे निपटना है इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली आएँ तो आप ज़रूर इंडिया में आइए। ज़रूर, बिल्कुल। आपके साथ वहाँ बैठ के फिर इंटरव्यू एक और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।